मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कंपटीशन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और मस्त एकदम जबरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे, प्रस्तावना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। संविधान सभा को तो हम लोग पढ़ चुके थे। आज के टॉपिक है प्रस्तावना। आइए हम लोग प्रस्तावना को तीन स्ट्रक्चर में बांट कर पढ़ते हैं, तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे। संविधान के स्रोत, फिर उसका स्वरूप, फिर उसका उद्देश्य। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा उसको। प्रस्तावना, ये प्रस्तावना। तो सबसे पहले प्रस्तावना की जब भी बात होती है, इस प्रस्तावना की जब भी बात होती है, इसमें यह कहा जाता है कि प्रस्तावना यानी कि ये उद्देशिका जो थी, ये सबसे पहले कौन पेश किए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बना कि कौन पेश किए थे और कब पेश किए थे और कब इसको स्वीकृति मिली। ये बात आती है ना कि प्रस्तावना को कब पेश किए थे और कब इसको स्वीकृति मिली। तो इसको पेश किए थे, कौन पेश किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? जे एल नेहरू। कौन पेश किए थे? जे एल नेहरू। 13 दिसंबर 1946। कब पेश किए थे? 13 दिसंबर 1946। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। फिर क्या होता है, इसको स्वीकृति मिलती है। इसको स्वीकृति मिलती है 22 जनवरी 1947। देखिए ये पेश कब का हुआ होता है? 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको स्वीकृति कब मिलती है? 22 जनवरी 1947 को। कब मिलती है स्वीकृति? कब मिलती है इसको स्वीकृति कब मिलती है इसको? तो इसको मिलती है 22 जनवरी 1947। ये क्वेश्चन पूछता है उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि जे.एल. नेहरू। कब पेश किए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को। फिर इसको स्वीकृति कब मिली? तो 22 जनवरी 1947 को। यह मैटर समझ में आ गया। फिर क्या होता है, अब इसको हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला क्या? संविधान के स्रोत, फिर स्वरूप, फिर उसका उद्देश्य। तो संविधान के स्रोत में यह कहा गया है कि हम भारत के लोग यानी कि अर्थात जनता, यानी कि जो ये संविधान है, ये किसके प्रति समर्पित है? तो भारत की जनता के प्रति। किसके प्रति समर्पित है? तो भारत की जनता के प्रति। अब आते हम लोग स्वरूप में, इसको अलग अलग भागों में बांट कर हम लोग पढ़ेंगे। ये चूंकि क्वेश्चन पूछता रहता है, बार बार पूछता रहता है। तो सबसे पहले हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के अर्थ समझेंगे कि यानी कि इसका अर्थ क्या है ना? इसका अर्थ क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह हुआ कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। यानी कि अर्थात हम ये कह सकते हैं वह किसी ब्रिटिश या विदेशी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह हुआ कि भारत अब हर एक चीज से क्या हो चुका है? संपन्न हो चुका है, मजबूत हो चुका है, सुदृढ़ हो चुका है। यानी कि भारत क्या है? यानी कि मजबूत हो चुका है। यानी कि भारत अब किसी भी मतलब अपना आंतरिक या बाह्य निर्णय लेना हो तो किसी विदेशी देश से नहीं पूछेगा कि हमको ये काम करना है, क्योंकि भारत क्या अपने आप में एक संपन्न देश हो चुका है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भारत बाह्य आंतरिक निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। इसमें किसी स्वतंत्र अर्थात वह किसी विदेशी या किसी ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं है। यानी कि यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन चुका है। क्या बन चुका है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन चुका है। यह हुआ पहला। अब दूसरा ये देखते हैं समाजवादी
का अर्थ यह है, अगर जो हम थोड़ा सा आपको यूरोप में ले जाएं, यूरोप में समाजवादी का अर्थ कुछ और हो जाता है और भारत में समाजवादी का अर्थ कुछ और हो जाता है। यूरोप में क्या है, कार्ल मार्क्स द्वारा ये कहा गया था कि यूरोप में जो अमीर और गरीब इन दोनों के बीच के संघर्ष को क्या कहते हैं, वहां पे समाजवादी का उद्देश्य दिया गया है। यानी कि यूरोप में अमीर और गरीब के बीच के संघर्ष को समाजवादी कहा गया है। लेकिन अपने भारत में गांधी जी द्वारा और पंडित नेहरू द्वारा इनके विचारों से, समाजवादी में गांधी जी द्वारा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित होकर यहाँ समाजवादी का अर्थ प्रस्तुत किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक लोकतांत्रिक समाजवाद का निर्माण करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक लोकतांत्रिक समाजवाद का निर्माण करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक समाजवादी का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम आपसी मेल मिलाप और भाईचारे से क्या करते हैं, समाजवादी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आपसी मेल मिलाप द्वारा समाजवाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। समझ में आ गया ये। अब तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य यह है, इसको शब्द से पकड़ में आ ही रहा होगा। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य यह है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। क्या है? राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, है ना। यानी कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है, अपना धर्म तो नहीं होगा, लेकिन ये किसी धर्म में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा, न किसी धर्म की बुराई बताएगा, न किसी धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। आ रहा समझ में ना। यानी कि ये क्या, धर्म निरपेक्ष, यानी कि इसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। आया समझ में। अब लोकतंत्रात्मक देख लेते हैं। लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्रात्मक का अर्थ यह होता है, ऐसी व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक अर्थ यह होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता का शासन हो। ये लोकतंत्रात्मक का अर्थ यह है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या हो, जनता के द्वारा क्या हो, शासन हो। यानी कि जनता के लिए क्या हो, शासन हो। अर्थात हम अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट सुन सकते हैं। इनका अब्राहम लिंकन। कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि ये कहाँ के राष्ट्रपति थे। इनका एक स्टेटमेंट बड़ी प्यारा है। इनका स्टेटमेंट ये है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा। इनका स्टेटमेंट क्या है? जनता का, फिर जनता के लिए, जनता के लिए और जनता के द्वारा। फिर क्या है? जनता के द्वारा, यानी कि जनता के द्वारा शासन। क्या है? जनता के लिए जनता का शासन। अरे समझ में ना, ये स्टेटमेंट पूछ देता है। यानी कि लोकतंत्रात्मक का अर्थ यह है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन के लिए क्या हो, जानी जाती हो। लोकतंत्रात्मक का अर्थ यह है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन के लिए जानी जाती हो। उसी समय इनका स्टेटमेंट एक है अब्राहम लिंकन का कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए जनता का शासन। ये इनका स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन पूछ भी देता है, कई परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य या गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि पहले जैसे राजा का बेटा राजा होता था। पहले क्या होता था? राजा का बेटा राजा होता था। यानी कि वो वंशानुगत, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो शासन करते चले आते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी जो राजा था तो राजा का उत्तराधिकारी उसका बेटा राजा होता था। लेकिन इसमें यह है, गणतंत्र का, गणराज्य का मतलब यह हुआ कि इसमें जनता चुनेगी, लेकिन इसमें कोई वंशानुगत कोई
शासन नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से किससे चुना जा रहा है? जनता से चुना जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हुए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हुए, ये सब ये वंशानुगत तो नहीं चुने जा रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष में जनता द्वारा चुने जा रहे हैं ना। यानी जनता ही तो वोट करती है तो ये शासन करते हैं, जनता ही तो अपने द्वारा उनको मतलब लोकसभा या राज्यसभा में भेजती है। तो ये गणराज्य का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई वंशानुगत शासन नहीं करेगा। आ जाइए समझ में। फिर इसमें उद्देश्य को देखते हैं कि उद्देश्य क्या कहता है। उद्देश्य में 3 तरह की न्याय की बात की गई है। उद्देश्य में क्या किया? 3 तरह की न्याय की बात की गई है। पहला तो सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में कितने तरह न्याय की बातें की गई हैं? तो कितने तरह? 3 तरह, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक का मतलब यह हुआ कि सभी लोग समाज में क्या है? एक बराबर, यानी कि समाज में सभी लोग क्या है? एक बराबर है, यानी कि सभी लोग समाज में एक बराबर हैं। और आर्थिक का मतलब यह हुआ कि सभी लोग समानता के, मतलब आर्थिक का मतलब हुआ कि सभी के पास धन क्या हो? बराबर हो, सभी के पास दो धन क्या हो? बराबर हो। और राजनीतिक का मतलब ये हुआ कि सभी के मतलब राजनीतिक मामले में सभी को समान अधिकार दिया जाए। यानी कि ये 3 तरह न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर स्वतंत्रता की बात आती है। फिर स्वतंत्रता की बात आती है तो स्वतंत्रता में ये होता है कि भारत के लोग सभी क्या है? स्वतंत्र हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सभी क्या है? स्वतंत्र हैं। सभी लोग क्या है? स्वतंत्र हैं। तो इसमें सभी क्या है? स्वतंत्र हैं। समता की बात आती है कि मतलब भारतीय सभी क्या है? मतलब एक सूत्र से बंधे हुए। भारतीय क्या है? एक सूत्र से बंधे हुए हैं। व्यक्ति की गरिमा, यानी कि भारत में सभी को गरिमापूर्वक जीवन जीने की क्या है? मतलब सुचारू है। यानी कि सभी लोग, भारत में सभी लोग गरिमापूर्वक जीवन क्या करते हैं? जी सकते हैं। यानी कि व्यक्ति गरिमा का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक भारतीय गरिमा पूर्वक यानी स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता का तात्पर्य यह है कि भारत विविधता में अनेकता वाला क्या है? राज्य है। जिसे कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में कई भाषाएं हैं, कई धर्म हैं, भारत का कई स्वरूप मतलब भौतिक विभाजन है, कई स्वरूप है। यानी कि इसका मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, भारत कोई विभाजन में मतलब भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो कई मतलब अनेकता यानी विविधता वाले में भी क्या है? ये एकता वाला राष्ट्र है। यानी कि कई भाषाओं तथा भाषा, धर्म और भौतिक स्वरूप के मतलब बदलाव के कारण भी ये क्या है? एकता का एक प्रतीक है। भारत का एकता का एक क्या है? प्रतीक है। और बंधुता का मतलब ये हुआ कि सभी लोग यहाँ पे भाईचारे के जीवन क्या करते हैं? व्यतीत करते हैं। भारत में सभी लोग आपस में क्या करते हैं? एक भाईचारे के जीवन व्यतीत करते हैं। सभी लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। और आते हैं थोड़ा सा इसका कुछ पॉइंट है, समझ में आ गया? प्रस्तावना। फिर प्रस्तावना का कुछ स्टेटमेंट अलग अलग ये है कि जैसे कि प्रस्तावना को N.A. पालकीवाला, कौन? N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला, इनके स्टेटमेंट को थोड़ा सुनिएगा। इनका स्टेटमेंट तो यह है कि संविधान जो है, ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना
ये क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र। क्या है? यानी ये पालकी वाला कहते हैं कि संविधान क्या है? प्रस्तावना क्या है? संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। संविधान का क्या है? ये परिचय पत्र है। यानी कि ये जो प्रस्तावना है संविधान का परिचय पत्र है। यानी कि सबका अपना परिचय पत्र होता है ना। मान लीजिए मैं अमितेश सर फलाना ठिकाना, तो उसी तरह ये भी क्या है? संविधान का क्या है? ये प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। ये किनका कथन था? ये ने पालकी वाला। फिर आते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कोई कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन थे। इसको हम पढ़ा चुके थे। अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, इसको पढ़ा चुके हैं। इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किस समिति का सदस्य थे। शायद आपको अब पता चला होगा कि किस समिति का सदस्य थे। इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये कहते हैं कि जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालीन का सबसे मतलब हमारे दीर्घकालीन का सपनों का विचार है। ये क्या है? प्रस्तावना क्या है? ये कहते हैं कि प्रस्तावना दीर्घकालीन, इसको नोट कर लीजिएगा। दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्या है? दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यानी कि इनके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसा हम भारत का निर्माण करना चाहते थे, इनका कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसा हम भारत का निर्माण करना चाहते थे वैसा ही ये सपनों का, दीर्घकालीन सपनों का क्या है? विचार। यानी कि जो हम लोग सपने में सोचते थे वैसा ये हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। प्रस्तावना वैसा ही हमारे सामने क्या है? प्रस्तुत हुआ है। फिर इस प्रस्तावना को अन्य नामों से जाना जाता है। प्रस्तावना को अन्य नाम से इसको मतलब संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आत्मा भी कहा जाता है। संविधान का आत्मा भी कहा जाता है और इसी को संविधान की कुंजी भी कही जाती है। क्या कही जाती है? कुंजी भी कही जाती है। यानी कि देखिए कितने मिल रहे हैं। पहला ये नेपाल के वाला क्या कहते हैं? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। फिर अल्लादीन कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं यह प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। फिर प्रस्तावना को और किन नामों से जाना जाता है? एक तो संविधान की आत्मा कहा जाता है और फिर संविधान की कुंजी कहा जाता है। और फिर इसी में थोड़ा सा अनुच्छेद नंबर 32 को, अनुच्छेद नंबर कौन सा? अनुच्छेद नंबर 32 को, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनुच्छेद नंबर 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? किसने संविधान की आत्मा कहा था? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर अभी यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया तो अब आज की क्लास नहीं, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि 1960 में आज 1960 में एक वाद आता है। इसमें कहा जाता है कि इस वाद में कहा जाता है कि संविधान मतलब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना बताइएगा इसको कमेंट बॉक्स में। तो 1960 का कौन सा वाद है जिसमें कहा जाता है संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं है? फिर आता है 1973 में एक
केशवानंद भारती बनाम केरलवाद आता है। इसमें कहा जाता है कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग तो है लेकिन इसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान का अंग तो है लेकिन इसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये किसमें कहा जाता है? केशवानंद भारती बनाम केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल। लेकिन इसको आप लोग जरूर बताइएगा 1960 का कौन सा वाद था जिसमें कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसमें कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन होता है 1946 को। 42वां संविधान संशोधन 1976, सॉरी, 42वां संविधान संशोधन 1976, सॉरी। इसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं, इसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। पहला पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, दूसरा समाजवादी, समाजवादी, और तीसरा आपका है अखंडता, अखंडता। यानी कि ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 को पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े जाते हैं। जो ये है समाजवादी, ये वाला शब्द, फिर से पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता शब्द, ये कब जोड़ा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। अब अगले क्लास में मिलते हैं कि भारत में जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, किन किन देशों से कौन कौन सा स्रोत लिया गया। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।